नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन, माध्य, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में समानांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं और अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो विचार करेंगे वो है माध्य की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मीन, और माध्य का उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ मीन, और माध्य की गणना यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ मीन। इन तीन चीज़ों पर हमारा मुख्य रूप से ध्यान फोकस रहेगा। सांख्यिकी की दुनिया में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक क्रांति से कम नहीं है। यद्यपि इसमें कई तरह के मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक की गणना शामिल है, लेकिन इस अंक में हम यहाँ केवल माध्य, जिसे कुछ लोग समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य के नाम से जानते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि बहुत तरह के माध्य होते हैं, आपने गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य वगैरह पढ़ा होगा, और ये यहाँ पर जो केवल बात हो रही है वह केवल माध्य की हो रही है, जिसे कि आप समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य कहते हैं। इस अध्ययन में हम मुख्य रूप से इनकी परिभाषा, उपयोग और गणना को शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस माध्य की परिभाषा क्या है, और उससे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि आखिर हम माध्य किसे कहते हैं। जैसे आप सामान्य रूप से औसत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो औसत अंदाजे से ये हो गया होगा की जगह हम एक व्यवस्थित तरीके से एक सूत्र लगा करके और उससे हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जब किसी आंकड़े में प्राप्त अंकों का योग करके उस समूह की कुल संख्या, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, द्वारा विभाजित किया जाता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस समूह का मध्यमान कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे स्कैटर्ड डाटा दिए हुए हैं और उन सारी संख्याओं को योग कर लिया। अब वो टोटल संख्याएं है कितनी, मान लीजिए 10 है, 15 है, तो उसका हमने उसमें भाग दे दिया। इस तरह से जो निकल करके आता है ये उस ग्रुप का मध्यमान कहा जाएगा। विकिपीडिया के अनुसार समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। विकिपीडिया के माध्यम से जो कुछ भी यह सार तत्व हमें प्राप्त हुआ, इसका आंग्ल अनुवाद और समझ लें कि द अर्थमेटिक मीन इज द वैल्यू which is obtained by dividing the sum of the values of all the terms of a series by its numbers। मतलब वही है कि जो बिखरे हुए आंकड़े हैं उन सारे आंकड़ों को आप जोड़ लीजिए और वो आंकड़े कितने हैं उसका उसमें भाग दे दीजिए। एक और विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं रेबर एंड रेबर। तो रेबर एंड रेबर के अनुसार मूल्यों या प्राप्तांकों के समूह को मूल्यों या प्राप्तांकों की संख्या से भाग देना ही अंकगणितीय मध्यमान कहलाता है। इसका आंग्ल वर्जन कि अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू और स्कोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू और स्कोर। सबका मतलब वही है कि हमें टोटल करना है और वो संख्या टोटल कितनी है उनका उसमें भाग दे देना है। ऐसे ही एक विचारक हुए हैं ग्लिटमैन। तो ग्लिटमैन महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम मध्यमान कहते हैं, उसे मध्यमान कहते हैं। इसका आंग्ल वर्जन द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर ऑफ द मेजर डिवाइडेड बाय देयर नंबर। तो मैं समझ रहा हूं कि परिभाषाएं बहुत अधिक स्पष्ट हैं और इन परिभाषाओं में बहुत साफ साफ कहा गया है कि आखिर माध्य है क्या। और माध्य को अगर हम सादा तरीके से समझना चाहें, हम केवल ये याद रखना चाहें कि हम माध्य कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, तो आप समझिए जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उन सारे डाटा कलेक्शन को, अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे के इतने इतने इसमें इतने नंबर, इसमें इतने नंबर, इतने नंबर आए हैं, तो और मान लीजिए उसके पास 7 सब्जेक्ट है, तो सातों सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के उसमें 7 का भाग दे दो तो औसत पता चल जाएगा, माध्य पता चल जाएगा कि औसतन इसके अंक इतने हैं। अब इस माध्य का उपयोग क्या क्या है, आइए हम इस पर भी विचार कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक का उदाहरण लेकर के चलेंगे और उन सारे समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के तरीके सीखेंगे।
तो सबसे पहले माध्य का उपयोग, यूजेज ऑफ मीन, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से दी जा रही हैं। और यहाँ पर अगर मेरे बोलने से आपको ये मैटर में लग रहा है कि हम समझ नहीं पाए या हमें कोटेशन नोट कर लेनी चाहिए थी, तो इस सब के लिए आप educationacharya.com पर जा करके और इस मीन को आप देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए अब विचार करते हैं माध्य के उपयोग पर, यूजेज ऑफ मीन पर। इसमें पहली बात है कि गणना में सरलता के कारण इसकी अधिक लोकप्रिय ढंग से उपादेयता है, क्योंकि ये गणना में सरल है और बड़े इजीली इसको निकाला जा सकता है, इसलिए इसकी जो है बहुत अधिक उपयोगिता है और इसलिए माध्य का उपयोग होता है। दूसरी बात, अनुमानित न होने की वजह से यह यथार्थ के निकट मानकर उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसे ज्ञात करने के लिए एक निश्चित सूत्र है, एक निश्चित विधि है। अगली बात, केंद्रीय प्रवृत्ति में इसे तुलना का महत्वपूर्ण आधार मानकर प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक बच्चे के अंक निकाल लिए, दूसरे के निकाल लिए, तीसरे के निकाल लिए, हमें औसत अंक प्राप्त हो गए। अब हम ये कह सकते हैं कि औसतन ये उससे श्रेष्ठ है और ये उससे निम्नतर है, ये उससे निम्नतर है। ठीक। एक अगली बात जो इसके उपयोग की वजह है कि वितरण के प्रत्येक अंक को स्थान मिलने के कारण इसकी विश्वसनीयता अधिक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी हिस्से को छोड़ रहे हैं, डाटा में हमें जो कुछ प्राप्त हुआ सभी का योग हो रहा है, इसका मतलब सबको महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है और उसके आधार पर कुछ तय होने जा रहा है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता अधिक है। और अधिगम में सरलता के कारण भी यह अधिक उपयोगी है। बड़ा सरल है, कह देना कि हाँ सारे अंकों को इकट्ठा कर लो और फिर जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो, तो इतना सरल जो है तरीका, ये सभी लोग सामान्य रूप से समझ सकते हैं। अगली बात, शुद्ध और विश्वसनीय गणना हेतु इसकी अधिक उपयोगिता है। इसे जो है हम शुद्ध गणना करते हैं और ये विश्वसनीय भी होती है, इसलिए भी ये अधिक उपयोगी माना जाता है। अब हम बात करते हैं माध्य की गणना की, कंप्यूटेशन ऑफ मीन। कंप्यूटेशन ऑफ मीन में अभी मैंने कहा था आप जैसे भी डाटा कलेक्ट कर लें, मान लो हम ये देख रहे हैं कि किसी बच्चे के कितने अंक हैं, तो किसी में 44 हैं, किसी में 32 हैं, किसी में 47 है, किसी में 48 हैं, कम ज़्यादा मतलब सारे के सारे हमने नोट कर लिए और उसको उसमें भाग दे दिया। तो इस तरह के आंकड़े जो होते हैं इन्हें हम स्कैटर्ड आंकड़ा, अव्यवस्थित आंकड़ा कहते हैं। तो दो तरह की स्थितियां होती हैं, एक तो ये अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान और दूसरी बात होती है व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान। मीन ऑफ अनसिस्टमेटिक डाटा और मीन ऑफ सिस्टमेटिक डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान पर, यानी कि मीन ऑफ अनसिस्टमेटिक डाटा। यदि आंकड़े बिखरे हुए या अव्यवस्थित हों तो इस तरह के आंकड़ों का मध्यमान जिस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं उस सूत्र को कहा जाता है कि मध्यमान बराबर, यानी कि मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। यानी मध्यमान, मध्यमान को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। और इसके लिए फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन आप जैसे ही बना लीजिए उसको लिख दीजिएगा उस पर, वहां पे इस तरह के। इसमें है क्या क्या, इसमें एम तो मध्यमान हो गया और ये सिग्मा एक्स जो आपके डाटा हैं उन सारे उसका योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, और एक्स मतलब वो डाटा जैसे मान जो भी है जितने जितने अंक प्राप्त हैं वो सब उनका टोटल। और तीसरे कितने, जैसे मैंने कहा कि 7 विषय तो 7 यहाँ पर एन हो गया। इसी तरह से हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। एक डाटा ले लेते हैं और उसके आधार पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए डाटा है 32, ऐसे ही ले लिया अंदाजे से ही, 37, 39, 43 और 47। ये मान लीजिए एक डाटा है 32, 36, 37, 39, 43 और 47। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 6। और इन सबका जब हम टोटल कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स। तो अगर मान लीजिए हम इसका ये कॉमा मिटा दें और इसकी जगह प्लस का निशान लगा दें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर ये प्लस ये प्लस ये
प्लस ये और प्लस 47 और बराबर इनका सबका हम टोटल कर लेंगे। तो इस टोटल में अगर हम इसका n का भाग दे देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा। टोटल हुआ 4। ये आ गया टोटल 234 और n का मान आ गया 6। अब इस वाले फार्मूले में हम रख दे रहे हैं। इस फार्मूले में जब रखेंगे तो ये सिग्मा x कितना है, फार्मूले को दोबारा से लिख लेंगे। तो सिग्मा x हुआ 234 और ये हुआ 6 और 6 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 6 3 18 5 बचे 54 6 9 54 39। ये 39 निकल के आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 39। तो आप देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए हमने इन सब का टोटल कर लिया है। जो भी हमारा स्कैटर्ड डाटा था, जो बिखरा हुआ डाटा था, हमने उस सब का योग कर लिया और योग में फिर n जो संख्या निकल के आई कि ये 6 डाटा हैं तो 6 का हमने इसमें भाग दे दिया। तो इस तरह से निकल करके आ गया मध्यमान। मध्यमान आ गया 39 और ये इस तरह से दिया होता है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमने केवल एक बच्चे के मान लीजिए ये अंक है जिसके इतने इतने अंक आए हैं और उसका मध्यमान ये आ गया। अगर मान लो एक साथ 2 दिए हों तब हम कैसे करेंगे, तो उसको भी जरा हम देख लेते हैं। फार्मूला एक बार देख लीजिए। फार्मूला है मध्यमान बराबर m बराबर सिग्मा x अपॉन n, है ना। तो एक डाटा मैं इसी तरह से दे रहा हूं। मान लीजिए ये एक सीरीज है, क्रमांक और क्वेश्चन आप समझ लें। एक दूसरा क्वेश्चन है कि इस वितरण में राम और श्याम के विगत 5 माह में प्रयुक्त विद्युत यूनिट दिए हुए हैं और दोनों का विगत 5 माह के विद्युत की खपत का मध्यमान हमें निकालना है। तो अब जैसे यहां तो हो गए क्रमांक, यहां हो गए मान लीजिए एक आदमी है राम, तो ये हो गए राम के यूनिट। और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए श्याम है, तो ये हो गए श्याम के यूनिट। यानी इन्होंने इतनी बिजली खर्च की है। तो 5 माह का है तो 1 2 3 4 और 5। तो पहले में राम के हैं 142 और दूसरे में है 145 168 और 131 और 150। मान लीजिए ये यूनिट जो है राम ने खर्च किए। और श्याम के यूनिट क्या क्या है, 232 243 254 और 212 और 249। अब हमें इनका क्या निकालना है, इनका मध्यमान निकालना है कि इन्होंने औसतन कितने कितने यूनिट खर्च किए। तो हमें इसमें अगर मान लीजिए हम राम के यूनिट के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो इनके हिसाब से सिग्मा x ये जो है इसका हम टोटल कर लेंगे, है ना। और इनका जब हम निकालेंगे तो इनका टोटल कर लेंगे। 2 5 7 8 15 1 16 1 4 1 5 4 9 6 15 3 18 5 23 2 1 3 4 5 6 7।
ये हो गया 736 यूनिट इन्होंने जो है खर्च किए। और इसी तरह से हम इनका देखेंगे तो 2 3 5 4 9 2 11 9 20, 2 3 2 5 4 9 5 14 15 4 19, 1 2 4 1 2 3 4 5 2 पंजे 10 और एक था हासिल का तो 11। और यहाँ पे n बराबर आ गया आपका 5। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको? अब मान लीजिए राम के यूनिट का मध्यमान निकालना है। राम के यूनिट का मध्यमान फार्मूला तो वही है, m बराबर सिग्मा x अपॉन n। अब यहां पर राम का हमने मध्यमान निकाला है ना। राम को r से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। राम का मध्यमान सिग्मा x राम का कितना आया 736 और n इसके लिए कितना है 5 है। अब 5 का हम इसमें भाग दे दें, 5 एकम 5 2 23 5 चौक 20, 3 बच्चे 5 2 23 5 चौक 20 3 35 5 7 35 147.2। तो राम के यूनिट का मध्यमान निकलकर कितना आ गया 147.2। 147.2 ये राम के जो विद्युत खपत है उसका औसत है। इस तरह से अगर हम शाम का निकालते हैं तो क्या करेंगे, शाम का यानी कि S का मध्यमान निकालना है हम शाम का। तो यहां पर भी शाम के हैं सिग्मा x कितना आया 1190 और n बराबर है 5। तो 5 दूनी 10 5 तिया 15 है 4 40 5 अट्ठे 40। तो ये मध्यमान निकल करके आ गया 238। तो राम के यूनिट का मध्यमान कितना है 147.2 और शाम के यूनिट का मध्यमान 1190/5 यानी कि 238। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं इनका औसत क्या है। अगर हम इस औसत के माध्यम से ये कहें कि भाई किसका खर्चा ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से, कौन ज़्यादा बिजली खर्च करता है, तो औसतन रूप से यहाँ पर शाम जो है वो ज़्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं। तो राम और शाम के यूनिट का हम मध्यमान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जबकि ये डाटा कैसे हैं, स्कैटर्ड हैं, कहीं पर भी किसी भी महीने के कुछ भी हैं। कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर 232 है, 49 है, 12 है। इस तरह से अलग अलग तरह के स्कैटर्ड डाटा है और इस डाटा के आधार पर हम इस तरह से इसका जो है मीन ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो हुआ अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालने का तरीका। अब हम निकालना चाहते हैं कि जहाँ पर आंकड़े व्यवस्थित हों, तो व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान यानी कि मीन ऑफ सिस्टमेटिक डाटा। अभी जिन आंकड़ों का मध्यमान हमने ऊपर निकाला था वो सरल है क्योंकि सीमित अर्थात कम आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम मध्यमान की अन्य विधियों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। विस्तृत, जटिल तथा व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की 2 विधियां प्रचलित हैं और उसमें हम कहते हैं कि एक को कहते हैं शॉर्टकट मेथड और एक को कहते हैं लॉन्ग मेथड। तो मध्यमान दीर्घ विधि द्वारा गणना करने के लिए हम जिस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मध्यमान यानी कि m बराबर सिग्मा fx/n। यहाँ पर क्या क्या है ये तो अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले एक व्यवस्थित आंकड़ों के लिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला इसका m बराबर सिग्मा fx/n। अब यहां पर हम हर चीज को स्पष्ट कर दें। m बराबर है समानांतर माध्य और ये सिग्मा का मतलब होता है इन सबका योग, ये योग का चिन्ह है। इस तरह से x क्या है, जब हम वो क्लास इंटरवल जो दिया होता है उसका मध्य बिंदु है। जैसे मान लीजिए 0 से 10
तो 0 + 10/2 यानी कि 5 इस तरह से। और m क्या है, उन आवृत्तियों का योग है। और fx क्या है, f का मतलब आवृत्ति है और x का मतलब वो मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु और x का जो गुणनफल है उसको जो हम टोटल कर लेते हैं वो कहलाता है सिग्मा fx। तो यहाँ पर इसमें आए हुए प्रत्येक शब्द का हमने अर्थ स्पष्ट कर दिया। एक बार पुनः समझ लें, m तो आवृत्तियों का योग है और ये f जो है फ्रीक्वेंसीज हैं, आवृत्तियां हैं, और x वर्गांतर का मध्य बिंदु है और m जो है वो समांतर माध्य है यानी कि मीन है। ठीक है, अब इस सूत्र का हम एक सवाल में इस्तेमाल कर लेते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि एक डाटा दिया हुआ है, CI मतलब क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और फिर 15 से 19 और 20 से 24। एक छोटा सा हम वो ले रहे हैं और इसके आधार पर हम इसको करने का काम करते हैं। 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं, 25 से 29। इसको ऐसा कर लीजिए, तो ये क्लास इंटरवल हो गए 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 और 20 to 24 और उसके बाद 25 से 29। अब इसमें इसकी मान लीजिए ये आवृत्ति है, ठीक, और इसकी आवृत्ति दी हुई है 4, 7, 9, 11, 15 और 14। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसका सीधे सीधे यहाँ पे मध्यमान निकाल लें, x निकाल लें इसका, तो 0 + 4/2 यानी कि 2। इस तरह से हम यहाँ पर इसका x निकाल लेंगे और इसी तरह से फिर x का f से गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे और ये हो जाएगा f × x। और फार्मूला हमारा है सिग्मा fx/m, तो उस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन शिक्षा शास्त्र में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सीरीज जो हमें इस तरह क्रम में लगी हुई है ये उल्टी देखने को मिलती है, और जब ये सीरीज हमें उल्टी देखने को मिलती है तो हम इसको उल्टी तरह से व्यवस्थित करके यहाँ पर बताने का आपको प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको सीधी आ जाए तब भी और उल्टी आ जाए तब भी आपको उसे देख करके विचलित नहीं होना है। अगर मान लें सीरीज ये देनी है और इसी को ही हम उल्टे हिसाब से लगा लें, CI लिख लिया हमने और यहां से शुरू कर दिया 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19। आप समझिए कोई फर्क नहीं है, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9, और 0 से 4, 0 से 4। डाटा पर कोई चूंकि फर्क नहीं आ रहा है, तो ये जो था हमारा 25 से 29 के सामने कितना था, 14। ये फ्रीक्वेंसी जिसकी जिस वर्ग की है वही लिखनी है, 15, 11, 9, 7 और 4। बहुत ही सरल है, और चूंकि इसको इस हिसाब से बताने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जिसने अभी तक भी बिल्कुल सांख्यिकी न पढ़ी हो वो भी इसको समझ सके।
यहाँ पर x और इन दोनों का गुणा f इंटू एक्स, ठीक है। और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। और अब देखिए, आपने देखा इसमें कि मध्य बिंदु जो है वो किस तरह से होगा, ये प्लस ये बटे 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। इसको आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी कर सकते हो, जब सब में समान अंतर है तो इस वाले में केवल 2 ही तो जुड़ा है, यहाँ पर भी आप जोड़ के इसको लिख सकते हो 22, 17, 12, 7, 2। अब इसका गुणन करके हम इसमें लिखेंगे, तो सुविधा की दृष्टि से टाइम ज्यादा खर्च ना हो, तो 27 14 गुणा है 378, और इसके बाद फिर इसका 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 3 33, 11 7 77, 1 11 कम 11 और 7 18, 12 ने 108, 7 7 49 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया, ये आपने देखा कि सारा का सारा हमने f और x से गुणा करके निकाल लिया। इसका हमने टोटल किया तो ये टोटल आएगा 1060। इस तरह से n कैसे निकालते हैं, n निकालने के लिए हम f का योग कर देते हैं। तो n बराबर आ गया यहाँ पर 14 15 29 31 10 40 49 और 7 56 4 60। तो ये निकल करके आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया 1060, और वो निकल करके आ गया n बराबर 60। n बराबर 60 आ गया। हमारा फार्मूला क्या था, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे n। अब सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया 1060, 1060, और ये कितना है 60। तो अब जो है इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 6 का हमने इसमें भाग दे लिया, ठीक है। तो 6 का भाग दिया, 6 कम 6, 4 46, 6 7 42, 6, ये 6 6 6 आता रहेगा। अब मान लो अगर हमें यहाँ 2 अंकों तक स्पष्ट लिखना है तो 17.67, क्योंकि ये संख्या जब 5 या 5 से अधिक होगी तो इस तरफ एक बढ़ जाएगा। तो मीन निकल करके हमारा आ गया 17.67। तो ये जो हमने निकाला है इसे हम कहते हैं कि ये हमने दीर्घ विधि से निकाला है, और जो दूसरा तरीका है उसे हम लघु विधि से निकाला हुआ मानते हैं। तो दीर्घ विधि से निकालने के लिए आपने अच्छी तरह समझ लिया कि ये सारी की सारी एक सारणी बन गई, और इस सारणी में क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, x मध्य बिंदु, इनके बीच का मध्य बिंदु, और f फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्तियां, और f इंटू एक्स मतलब आवृत्ति का इसका गुणा, और ये जो निकल के आ गया टोटल इसका कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स, और इसका कहलाएगा n बराबर आवृत्तियों का योग जो है वो n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे 60 आया, और इस फार्मूले में लगा दिया हमने मीन निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए, मध्यमान निकालने के लिए आप जो है, और सिग्मा एफ एक्स का मान 1060 और इसका 60 काटने के बाद आ गया 17.67। तो ये दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने का तरीका हुआ। दीर्घ विधि से निकालने के बाद अब हम विचार करते हैं कि लघु विधि से कैसे निकाला जाता है, और लघु विधि से निकालने का तरीका भी हम सीख लेते हैं। दीर्घ विधि वाला हमने सीख लिया है और ये बहुत इजी है। क्या क्या स्टेप इसमें हुए, इसमें क्या हुआ कि एक वर्ग अंतराल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो वर्ग अंतराल का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, उसको हमने x से शो किया, और उधर हमने f का योग कर लिया, वो हो गया n। अब f भी हमारे पास है, x भी हमारे पास है, और fx का गुणा करके हमने सामने लिख लिया। फिर fx का जो टोटल हुआ वो कहलाता है सिग्मा fx, और फार्मूला है m बराबर सिग्मा fx बटे n। तो सिग्मा fx में हमने n का भाग दे दिया, 1060 में 60 का भाग दे दिया, और इस तरह से जो आंसर प्राप्त हुआ वह 17.67, ये हमारा मध्यमान हो गया,
यह हमारा समांतर माध्य हो गया, यह हमारा अर्थमेटिकल माध्य हो गया। ठीक, और ये किस विधि से हुआ? ये हुआ दीर्घ विधि से। आइए अब जो है शॉर्टकट मेथड, छोटी विधि से हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ये शॉर्टकट मेथड क्या है और इसकी कैसे हम गणना करते हैं? तो दीर्घ विधि द्वारा गणना करने के लिए हम जिस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं उस फार्मूले को हम यहां पर लिख रहे हैं, यानी मध्यमान को हम अभी तक किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मध्यमान एम बराबर ए एम क्या है? एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई भी कह सकते हो और आप आई भी कह सकते हो। आई मतलब क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल जब गिनते हैं तो उसको उंगलियों पे गिन लेते हैं, घटाते नहीं हैं, उंगलियों पे गिन लेते हैं, तो हमें उसका अंतराल पता चल जाता है। तो एम क्या हुआ? मध्यमान हुआ। ए एम क्या हुआ? एज्यूम्ड मीन, जिसे हिंदी में कहेंगे कल्पित माध्य हुआ। और इसके बाद सिग्मा तो आप जान ही रहे हैं, ये योग का चिन्ह है। और डी क्या है? कल्पित मध्यमान से विचलन। अब आप ये समझिए कि अगर हम यहाँ पर आई का गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमने कल्पित मध्यमान वाला वर्ग माना हुआ है वो हमारा कल्पित माध्य वर्ग है, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन। मान लीजिए कोई संख्या है, वहां पे आ रही है 30 से 40, तो 30 से 40 का जो मध्यमान होगा 30 प्लस 40/2 यानी कि 35, ये वो एज्यूम्ड मीन होगा, है ना। तो डी निकालने के लिए हम या तो इस एज्यूम्ड मीन से घटाते रहें और फिर प्लस और माइनस के हिसाब से लिख लें। और अगर हम घटाना नहीं चाह रहे तो क्या करें? जो हमारा वर्ग है उसमें ठीक सामने 0 लगा लें और जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ +1 2 3, घट रहा है उस तरफ -1 2, इस तरह से लिख लें। एक एग्जाम्पल अभी करूंगा तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा, है ना। एक डाटा जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उस डाटा के हिसाब से फिर हम इसको करने का प्रयास करेंगे। उसी डाटा को ले लेते हैं जो अभी हमने पहले लिया था, गलती की, मिटाना नहीं चाहिए था। तो ये जो है उसी डाटा को हम ले रहे हैं, उसी पर जो है हम इस कल्पित मध्यमान की विधि जो है, जो कि हमारी शॉर्टकट मेथड है, इससे हम करने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला ये रहेगा, ध्यान रखें, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। क्लास इंटरवल। और ये है आवृत्ति। आवृत्ति को हमने शो किसे किया है? एफ से शो किया हुआ है। और ये क्या है? ये वर्गांतर है, क्लास इंटरवल, है ना। और डी क्या है? कल्पित मध्यमान से विचलन, ये डी है। और फिर एफ और डी का गुणा, यानी कि एफ इंटू डी, ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेंगे। और हमारे वो जो डाटा थे वो वही थे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, उसको हम उल्टे क्रम में लिख ले रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही लिख ले रहे हैं। आप समझिए क्वेश्चन में अगर सीधा दिया हुआ है तब भी आप उसे उल्टा कर सकते हो, और अगर उल्टा दिया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और दोनों तरीके से उसको हल किया जा सकता है। बस हमें ध्यान रखना है जिस तरफ आवृत्तियां बढ़ती हैं उस तरफ +1 2 3 लिखा जाता है, और जिस तरफ आवृत्तियां घटती हैं उस तरफ -1 2 3 इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये है 25 से 29, 25 से 29, और
20 से 24, 15 से 19, 10 से 14 और 5 से 9, और 0 से 4। तो अब ये इसमें जो फ्रीक्वेंसीज थी उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर थी 14, 15, 11, 9, 7, 4। अब मान लीजिए 10 से 14, ये वाला वर्ग मान लीजिए ये है हमारा क्लास इंटरवल वाला वर्ग है, ये वाला, इसको हमने लिया है क्लास इंटरवल वाला वर्ग। तो इसके सामने हम इसमें क्या लिख देंगे, 0। इसमें आवृत्तियां किधर बढ़ रही हैं, इस तरफ बढ़ रही हैं और इधर घट रही हैं। तो यहाँ पर +1, +2, +3, यहाँ पर -1, -2। अब f और d का गुणा, 14 तिया 42, ये प्लस के हैं, 15 दूनी 30, प्लस के 11 एकम 11, ये प्लस के, और इसका 0 और इसका -7 और इसका -8। अब हम अगर इसका टोटल करेंगे, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8, और इसका माइनस का 15, 7 और 8 15। ठीक, तो अब f का योग तो उसी तरह से ही, f का योग n अभी हमने किया था उसमें 60 आया था, और इस तरह से आप 83 में से 15 चले जाएंगे तो टोटल सिग्मा एफ डी बराबर 13 में से 5 गए 8, और यहाँ 7 में से 1 गए 6, 68। सिग्मा एफ डी का मान निकल करके आ गया 68। आप समझिए कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये आवृत्तियां दी हुई हैं। इसको हमने वाला मान लिया है जिससे हम कल्पित माध्य वर्ग मान ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर 10 + 14, 10 और 14 24, 24/2 यानी कि 12। तो एज्यूम्ड मीन कितना हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया 12। ठीक, कैसे निकाला, इसको और इसको जोड़ लिया और इसका आधा कर दिया, तो ये एज्यूम्ड मीन निकल करके आ गया। अब हमारा फार्मूला जो था उस फार्मूले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला m बराबर एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी बटे n इंटू आई। तो एज्यूम्ड मीन कितना निकाला था अभी हमने, 12, और सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है 68, और n बराबर कितना है 60, और गुणा i का मान कितना है यहां पर, ऐसे करेंगे 25, 26, 27, 28, 29, ये 5। ठीक, अब इसके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 प्लस 5 से अगर हम इसको काट दें तो ये 12 बार कटा, और 12 पंजे 60, 8, 12 6 72, 6 6 6, ये इस तरह से आता रहेगा। तो ये हो गया 17.666, और इसको हम 2 अंकों तक शुद्ध निकालना चाहें तो 17.67। तो ये निकल के आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से हमने यहां पर ये निकाल कर दिखा दिया है कि मध्यमान कितना आया। इसका मध्यमान आया 17.67, 17.67। तो लॉन्ग विधि द्वारा भी हमने देख लिया और शॉर्टकट मेथड से भी हमने देख लिया, और यहाँ जो सबकी वैल्यूज हैं, जो फार्मूले में सवाल करते वक्त हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। एम बराबर 12 है, सिग्मा एफ डी जो भी आया है वो लिख लिया 68, एन बराबर कितना है 60,
आई बराबर 5 और उसके बाद फिर मध्यमान गणना कर लें। मध्यमान का फार्मूला लिखते हैं, मध्यमान m बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन और फिर इंटू आई, है ना। फिर इस तरह से सारा का सारा ये कैलकुलेट कर देते हैं और ये मध्यमान हमने इस तरह से याद कर लिया है। तो आप समझिए कि आज हमने ये जान लिया कि समांतर माध्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उपयोग क्या हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है। जब अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है तब कैसे गणना करते हैं, जब व्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है तब कैसे गणना करते हैं। आप इसको एक बार एकांत में अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए कोटेशंस देखते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो आप educationacharya.com पर जा करके उसको गूगल कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, PDF कॉपी भी निकाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।